हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लास। आज की वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों ध्यान में रखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 शेड्यूल्स। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उसमें टोटल 8 शेड्यूल ही थे, बट आज टोटल 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 9, 10th, 11 और 12th इसको बाद में ऐड किया गया। देख लेते हैं कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में, 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में, 11th को 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में और 12th को 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया। तो अभी करंट में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं तो वो हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था पूरे देश में, उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और अगर हम आज की बात करें तो अभी है 395 आर्टिकल्स बट 12 शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रियम्बल। दोस्तों ध्यान में रखिए, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लेंगे तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच अमेंडमेंट वॉज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों याद रखिए, ये अमेंडमेंट किया गया था 1976 में और प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which type of citizenship does the Indian Constitution provide? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों याद रखिए, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। जैसे कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली, सिटीजनशिप लिया, तो आपको यहाँ का सिटीजनशिप जो है वो छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। From which country the provision of single citizenship has been taken in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यूके। दोस्तों ये जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनाइटेड किंगडम से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 17। दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 17 है ये फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है और इसमें यह कहा गया है कि अनटचेबिलिटी जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which article in the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 हमारे DPSP का पार्ट है और इसमें यह बोला गया है कि नेशन जो है वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा, ना कि वॉर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी
ऑफ हिज और हर टर्म। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय इम्पीचमेंट। दोस्तों ध्यान में रखिए, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, और ये जो इम्पीचमेंट टर्म है ये सिर्फ प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट, किसी और को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। और इसकी बात जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। Who has the right to remove the President of India from his her post? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस है जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, इसके लिए पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 61 द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों ध्यान में रखिए, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो हटाने का प्रोसेस है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, वो लोकसभा से भी इनिशिएट किया जा सकता है और राज्यसभा से भी इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों ध्यान में रखिए, हमारे यहाँ पर जो 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में होता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में होता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो एक्चुअली में इस कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों ध्यान में रखिए, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to the first article of the Constitution, India will be, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ द स्टेट। दोस्तों अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखेंगे तो उसमें बोलेगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मतलब हमारा जो कंट्री है वो स्टेट के रूप में डिवाइडेड है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में इजी हो, और अगर ये स्टेट चाहे भी ना तब भी हमारे नेशन से अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारा जो नेशन है वो यूनियन है स्टेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum age to become the Prime Minister of India? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 25 ईयर्स। दोस्तों ध्यान में रखिए, भारत का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से आता है तो मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर, बट अगर भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा से आता है तो मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 चाहिए, राज्यसभा के लिए मिनिमम 30, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज जो है वो 35 चाहिए। तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज तो हम 25 ही लेंगे, अगर वो लोकसभा से आ रहे हैं तो 25 के एज में भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड कैबिनेट हैज बीन यूज्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन आर्टिकल 352 क्लॉज 3। दोस्तों ध्यान में रखिए, आर्टिकल 352 के क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल कैबिनेट वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्चुअली में हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका लीगल एडवाइज़र होता है, और किसी भी कोर्ट में ये भारत सरकार की तरफ से अपनी बात रखता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सबॉर्डिनेट कोर्ट हो। और इसके बारे में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में बताया गया है। तो हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल हैज बीन डिफाइंड? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 110। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के बिल्स होते हैं, जैसे कि होता है ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जो मनी बिल के बारे में बताया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 550। देखिए दोस्तों पहले मैक्सिमम नंबर 552 था, बट क्या हुआ जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया। अब एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट नहीं करता प्रेसिडेंट, वो पोस्ट अब खत्म हो चुका है। तो जो 552 था अब वो घटकर हो चुका है 550। याद रखिए अब ये लोकसभा का मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 30 ईयर। दोस्तों राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर होनी चाहिए। इससे कम एज में राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्पीकर ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इट्स मेंबर? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राज्यसभा। देखिए दोस्तों हमारे पास जो राज्यसभा है उसमें होता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो एक्चुअली में देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। वो चेयरमैन जरूर होगा बट वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड इन द लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 25 ईयर। 25 ईयर जो है मिनिमम एज होता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 543। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ऑप्शन 545 भी दिया गया है। जब एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था तब जो है हमारा जो प्रेजेंट नंबर था वो 545 था, बट हमारी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और ये 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, अब नंबर जो है मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम पर 543 रह गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोग 545 आंसर को टिक कर देते हैं। ओके तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द 0 आवर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अलग अलग देश में जाके अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले तो अच्छे से रीड की, फिर वहाँ से जो भी उनको प्रोविज़न सही लगा उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ऐसे बहुत से प्रोविज़न है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। लेकिन जो ये 0 आवर का कंसेप्ट है ना, ये इंडिया से ही आया, ये इंडियन ओरिजिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस कॉल्ड? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन आवर। दोस्तों जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट आवर जो होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इसमें मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अब तक आपने क्या किया, क्या नहीं किया और आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय होम? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाय द प्रेसिडेंट। दोस्तों याद रखिए प्रेसिडेंट जो होता है वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को और
नेक्स्ट सीजीआई को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वॉज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिए, जब परमानेंट प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अंतरिम प्रेसिडेंट की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, तो वो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 11 सेशंस हुए थे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, और इसको बनने का खर्चा जो आया था वो आया था 64 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सर BN राव। दोस्तों BN का फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। देखिए दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन पूरे कंट्री में इन्फोर्स कब हुआ है, लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है। और अगर हम आर्टिकल नंबर की बात करें तो वो है आर्टिकल 51 क्लॉज A। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों ध्यान में रखिए, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। अब जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। इस प्रोसेस को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू करती है, और ये कंसेप्ट लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द इमरजेंसी प्रोविजन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मनी। दोस्तों याद रखिए, ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है, और अगर हम आर्टिकल नंबर की बात करें तो 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में डिटेल में बताया गया है, और ये कंसेप्ट लिया गया है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रसिया, USSR। पहले ये USSR था दोस्तों, और यहीं से ही फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री। दोस्तों हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? एंड करेक्ट आंसर इज ग्रैनविल ऑस्टिन। दोस्तों याद रखिए, ये जो DPSP है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेट वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन द इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस।
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ध्यान में रखिए, आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू आंध्र प्रदेश वो पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेस पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया कॉन्टिन्यूसली फॉर हाउ मेनी ईयर्स? भारत से लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 7 ईयर। दोस्तों ये आम नागरिक के लिए नहीं बोल रहे कि अगर कोई आम नागरिक जो है वो 7 साल इस देश से बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये उनके लिए बोल रहे हैं जिसने नया नया सिटीजनशिप लिया है और उसके बाद फिर वो 7 साल किसी और देश में रहता है, तब की बात कही गई है। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें जिसको सिटीजनशिप नया नया मिलता है उसका सिटीजनशिप खत्म भी किया जा सकता है। कौन कौन से कंडीशंस है वो? द सिटीजन हैज़ डिसरिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है तब भी उसका सिटीजनशिप कैंसिल किया जा सकता है। ही हैज़ ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, धोखाधड़ी से उसने अगर सिटीजनशिप को ऑब्टेन किया है। द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेट विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, देश में युद्ध चल रहा हो किसी देश के साथ और वो व्यक्ति जो है उसके साथ इलीगल तरीके से अगर व्यापार करता है या कम्युनिकेट करता है तभी उसका सिटीजनशिप कैंसिल किया जा सकता है। द सिटीजन हैज़ बिन लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली, उसको सिटीजनशिप मिल गया है, अब वो 7 साल के लिए किसी और देश में रह रहा हो तब भी उसका सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। याद रखिए कंडीशंस अप्लाई है, इस व्यक्ति को नया नया सिटीजनशिप मिला है। जैसे हम और आप बचपन से ही जो है इस देश के नागरिक हैं, अगर हम 7 साल के लिए कहीं और रहते हैं तो हमारा सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 14। दोस्तों आर्टिकल 14 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, तो ये आर्टिकल 14 भी फंडामेंटल राइट के अंडर में ही आता है और ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, मतलब कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। ये बात कही गई है हमारे आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ बीन मेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन आर्टिकल 19। अगर हम डिटेल में जाएं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 उसके सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, ये फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जुडिशरी। देखिए दोस्तों हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंडर में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंडर में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपसे आपका कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है वो जुडिशरी है। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच पेटिशन कैन बी फाइल्ड फॉर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हैबीज कॉर्पस। दोस्तों याद रखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में 5 तरह के रिट्स बताए गए हैं और उनमें से ये एक रिट्स है हैबीज कॉर्पस। इसमें क्या होता है, अगर कोई आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट कर ले, चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई भी आम नागरिक, तो उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और वो जो रिट पिटिशन फाइल की जाती है उसको बोलते हैं हैबीज कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्ट 4A। याद रखिए पार्ट 4A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया, जिसमें एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 51A और इसमें अभी प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ए से लेकर के तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु सेटल द डिस्प्यूट अराइजिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट, ना सबॉर्डिनेट कोर्ट, ना पार्लियामेंट, ना कोई और। ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इस मैटर को सॉल्व करे, और ये बात बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 में। ध्यान में रखिए, आर्टिकल 71 में ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 57। दोस्तों याद रखिए, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है कोई भी अनलिमिटेड टाइम तक लड़ सकता है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकता है, 2 बार से ज़्यादा वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप एलिजिबल हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who has the right to remove the judge of the Supreme Court from his or her office? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। लेकिन दोस्तों याद रखिए, पार्लियामेंट में मोशन पास करना पड़ता है, तब जाकर ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मुद्दे में कभी भी उनको हटा दे कि चलिए आप जाइए, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट में मोशन पास करना पड़ता है, और ये होता है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड बाय होम। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय द प्रेसिडेंट। दोस्तों इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में बताया गया है। और याद रखिए, बिल एक्ट में कैसे बदलता है, बिल को चेंज करना है एक्ट में, तो सबसे पहले उसको दोनों हाउस से पास होना पड़ेगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, तब जाता है वो प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे दें तब जाकर बिल एक्ट में चेंज होता है। अब देखिए, कोई भी जो बिल है वो किसी एक हाउस से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, या फिर राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में अटक गया, तब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, और इसको बुलाने का काम करता है प्रेसिडेंट। लेकिन इस सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। बुलाता प्रेसिडेंट है, लेकिन उस सेशन को प्रिसाइड करने का काम करता है लोकसभा का स्पीकर। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जॉइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड बाय होम, तो उसका आंसर हो जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। दोस्तों याद रखिए, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। हर 5 ईयर में इन्हें अपॉइंट किया जाता है, और इसकी बात कही गई है आर्टिकल 280 में। लेकिन दोस्तों याद रखिए, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट भी होता है, हर स्टेट का अपना एक फाइनेंस कमीशन होता है, वो भी उसका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल ही होता है। लेकिन अगर स्टेट के फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना हो तो स्टेट के फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने का काम वहाँ का गवर्नर करता है, बट ये नेशनल लेवल पर है तो यहाँ प्रेसिडेंट करेगा। क्लियर है? कुछ भी ना दिया गया हो तो हम नेशनल लेवल का मानकर चलेंगे, इसलिए ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which house is presided over by a person who is not a member of that house? किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राज्यसभा। आपको पता ही है जैसे कि राज्यसभा में एक चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन जो होता है, चेयरपर्सन हमारा प्रेसिडेंट होता है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, और ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया था। तो याद रखिए, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय होम? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर को तो देश की जनता चुनती है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, आप लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, और जिसके पास बहुमत की सरकार होती है उस दल का नेता जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हु हैज़ द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 53 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि सारा एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्टेड होगा प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट की बात कही गई है कि सारा एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगा। बट क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर ये रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात कही गई है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ नॉमिनल, नाम मात्र एग्जीक्यूटिव पावर का हेड होता है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एडवाइस पर काम करता है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही तो प्रेसिडेंट काम करता है। तो जब भी रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जाए तो वो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जाए तब जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स? भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों याद रखिए, मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है जो भारत सरकार को लीगल एडवाइस देता है, और इसकी बात आर्टिकल 76 में कही गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया है, इसलिए आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी तो होता है, स्टेट को भी तो लीगल एडवाइस चाहिए, तो वहां पर लीगल एडवाइजर जो होता है स्टेट का वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। लाइक अगर छत्तीसगढ़ का कोई लीगल एडवाइजर है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस दे, तो वो हो जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पर बात क्या किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइजर कौन देता है, तब होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू whom does the speaker of लोकसभा submit his resignation? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है स्पीकर, वो अपना रेजिग्नेशन देता है डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर को अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो देगा स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 250। दोस्तों ध्यान में रखिए, राज्यसभा की जो सीट्स होती है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आती है 238, और जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के मेंबर को वो होता है 12। तो टोटल कितना हो गया, 250। और ये बात बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में कि 250 में से 238 सीट्स जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट है, और 12 मेंबर्स को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एटलीस्ट हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा आर कॉल्ड इन अ ईयर? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 सेशन। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एटलीस्ट मिनिमम इतने सेशन तो एक साल में बुलाने ही चाहिए, बट जनरली कितने सेशन होते हैं? जनरली होते हैं 3 सेशन। मैं कौन कौन सा ये बता देती हूँ। बजट सेशन जो कि फैब से लेके मई तक चलता है, मानसून सेशन जो जुलाई से सितंबर चलता है, और विंटर सेशन जो नवंबर से मिड दिसंबर में चलता है। तो यूजुअली जो है वो 3 सेशन होते हैं, बट मिनिमम कम से कम 2 सेशन तो होना ही चाहिए लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कनाडा। दोस्तों याद रखिए, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब ये होता है जहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमारे यहाँ पर 2 तरह की सरकारें, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो जहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पावर्स को बांट दिया जाए, उस सिस्टम को बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, और ये कंसेप्ट लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनी स्टेट असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन बाय? आपातकाल उपबंध में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारा स्टेट में स्टेट असेंबली होती है, विधानसभा, उसका कार्यकाल होता है 5 साल का। अब मान लेते हैं कि किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है, अब 5 साल खत्म होने को आया है, अब नेक्स्ट चुनाव करना है। अब इमरजेंसी के टाइम पर चुनाव नहीं करवाया जा सकता, तो पार्लियामेंट जो है एक्सटेंड कर सकता है। किसको?
स्टेट असेंबली के ड्यूरेशन को, ये जो 5 साल है ना उसको बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जाएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो इमरजेंसी से रिलेटेड भी आएंगे। तो याद रखना, स्टेट असेंबली विधानसभा के ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने का पावर पार्लियामेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On whose advice the president's rule is imposed in the state, and the correct answer is ऑप्शन बी गवर्नर्स। दोस्तों याद रखिए, इसके बारे में बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में, अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज करना है तो गवर्नर का रिकमेंडेशन ज़रूरी है। लेकिन हाँ, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर का रिकमेंडेशन ज़रूरी है। इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3 ईयर। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति शासन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who places the recommendations made by the Finance Commission before the Parliament House? वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखिए, जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को भिजवा देता है पार्लियामेंट में। अब बात ये आती है कि कौन कौन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर जनरल, ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देगा। एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी जो होती है उसकी जो एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है वो प्रेसिडेंट को ही भेजी जाती है। रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरी, रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सारे जो हैं अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के पास भिजवाते हैं और फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ आगे फॉरवर्ड कर देता है? पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under which article the Finance Commission has been constituted in India? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 280। दोस्तों याद रखिए, जो फाइनेंस कमीशन की बात जो है आर्टिकल 280 में की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बन के तैयार हुआ था? 22 नवंबर 1951 में। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बने थे उनका नाम था KC न्यूजी। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल में बताया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में? आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5 ईयर। दोस्तों याद रखिए, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, फाइनेंस कमीशन का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, जो टेन्योर होता है, वो 5 साल का होता है। हर 5 साल के बाद नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रेगुलेट्स द ग्रांट्स इन एड टू द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन। दोस्तों याद रखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? देखिए, ये भारत सरकार का खजाना होता है। भारत सरकार को जो भी टैक्स से पैसा मिलता है, उसने जो भी किसी को ब्याज उधार में दिया है, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, जो भी पैसा भारत सरकार को मिलता है वो जमा करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसको कब बनाया गया है? 1 जनवरी 2015 में। और इस नीति आयोग का पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ही 1 जनवरी 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो नीति आयोग का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। देखिए दोस्तों, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 6 साल का होता है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है वो 65 ईयर की होती है। अब वो चाहे अपना 6 साल का टेन्योर कंप्लीट कर ले या फिर 65 ईयर का हो जाए, जो जल्दी हो जाए वही उसके रिटायरमेंट का एज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हुम। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय द प्रेसिडेंट। दोस्तों याद रखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दोस्तों देखिए यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कही गई है, तो इसलिए इसका जो चेयरमैन होगा वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। और यही बात अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की जाती तो उसका चेयरमैन होता रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट लेवल का होगा तो हाई कोर्ट का जज, और अगर नेशनल लेवल का होगा तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड judge. Next question. Under which article the provision of constitutional amendment had been made? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 368। दोस्तों ध्यान में रखिए, आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 368, जिसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, किसी भी तरीके का कोई चेंज करना है तो उसका क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों ये अमेंडमेंट कब किया गया? 1976 में। मैं आपको बता दूं, इस अमेंडमेंट में इतने सारे चेंजेस कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो सारे चेंजेस को आप मिलाकर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते थे। तो इतने सारे चेंजेस करने के कारण ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वॉज क्रिएटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट। और दोस्तों ये अमेंडमेंट किया गया था 1991 में। उसमें जो दिल्ली था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और वहाँ पर याद रखिए लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाया गया जिसमें 70 मेंबर्स थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर्स था 7। ये सारा जो चेंज किया गया वो था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, When was the 9th schedule added to the Indian Constitution? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन 1951। दोस्तों हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल्स थे, हम देख चुके हैं। तो 9, 10, 11 और 12 इन चारों को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया वो 1951 में किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आयरलैंड। दोस्तों देखिए जो डीपीएसपी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51। और ये जो डीपीएसपी है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविज़न है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 आर्टिकल 368 में बताया गया है, वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नॉट कम्प्लीटली बट बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फ्रॉम विच कंट्री द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिए ऑस्ट्रेलिया से ही जो है कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर कानून पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी, और ये कंसेप्ट लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, in which schedule the provision of the formation of a new state in the Indian Union has been created।
भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट शेड्यूल। दोस्तों आप फर्स्ट शेड्यूल में अगर जाएंगे तो आपको हमारे देश में जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उसके पूरे नाम, ये कब फॉर्म हुआ है, आपको डिटेल में लिस्ट मिल जाएगा। कहाँ पर? फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By what names has our nation been mentioned in the Constitution? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया दैट इज भारत। दोस्तों अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखेंगे तो उसका क्लॉज में बोला गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इंडिया का नाम रखा जाए या भारत नाम रखा जाए, ये क्वेश्चन आ गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कुछ लोग बोलते थे कि इंडिया नाम रखिए, कुछ लोग बोलते थे कि भारत नाम रखिए। तो उन्होंने दोनों ही नाम को रख लिया और बोला कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया मीन्स भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसने प्रेजेंट किया था तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब एक्सेप्ट किया गया तो वो एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो प्रेजेंट कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसे एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच अमेंडमेंट were the word socialist integrity and secular included in the preamble of the constitution? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय दी 42nd अमेंडमेंट। दोस्तों हमारा जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था। उसको बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये 3 नए वर्ड को ऐड किया गया और उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ द राइट टू इंक्लूड एनी स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। दोस्तों याद रखिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। अगर कोई ऐसा राज्य जो अभी हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, मान लेते हैं पाकिस्तान से बलूचिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाना है तो आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाएगा। अब हमारे यहाँ पर पहले से कोई स्टेट है, सपोज पंजाब, उसको अलग करके अपन को 2 स्टेट में डिवाइड करना है तो उसके लिए आर्टिकल 3 का यूज़ किया जाएगा। और इसका पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू जो है किसी भी स्टेट को इंडियन यूनियन का पार्ट बना सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु हैज़ द पावर टू फॉर्म एन यूनियन टेरिटरी? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। दोस्तों याद रखिए यूनियन टेरिटरी फॉर्म करने का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी इज रिलेटेड टू? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज। दोस्तों ये जो कमेटी है वो बनाई गई थी 1986 में, तब राजीव गांधी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री थे देश के, और लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी जो है वो पंचायती राज पर अपना रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन? भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्ट 3, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। दोस्तों ध्यान में रखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 18 का संबंध है। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंड ऑफ टाइटल्स। देखिए दोस्तों अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जैसे कि राजा, महाराजा, बादशाह, महाराजाधिराज, राजा, इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में ये बोला गया कि अब किसी को किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
फर्स्ट एक्सेप्शन है एजुकेशन और दूसरा एक्सेप्शन है डिफेंस। जैसे एजुकेशन में डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर ये जो है टाइटल्स अलाउड हैं, और डिफेंस में जैसे कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट ये सारे टाइटल्स अलाउड हैं। तो अगर एजुकेशन और डिफेंस को छोड़ दिया जाए तो अन्य तरह का टाइटल्स नहीं दिया जाएगा, ये बताया गया है हमारा आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इन विच आर्टिकल दिस फ्रीडम इज इंक्लूडेड। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन आर्टिकल 19 का क्लॉज ए। दोस्तों याद रखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और उसका सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में ही आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 19 क्लॉज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन अरेंज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दोस्तों याद रखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है, और ये जो आर्टिकल 40 है वो डीपीएसपी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Fundamental duties have been included in the Indian Constitution, influenced by constitutional provision of which country? किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर्मर सोवियत यूनियन यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अंडर विच आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 53। दोस्तों याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 में ये बोला गया है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिए ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर आपसे पूछा जाए कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है तो वो फिर होगा प्राइम मिनिस्टर। बट नॉमिनल सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 में बोला गया है, वो तो प्रेसिडेंट के पास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When can the president dissolve the लोकसभा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। देखिए दोस्तों लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है, लेकिन इसके पहले भी प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर यूनियन कैबिनेट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट, देन हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों अगर प्रेसिडेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी जगह काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर उसकी जगह काम करेगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। और सीजेआई भी नहीं है तो फिर काम करेगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो सीजेआई, सीजेआई नहीं तो सीनियर मोस्ट जज, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो सीजेआई जो होगा वो जो है प्रेसिडेंट का कार्य संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल विच इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर विच प्रोसेस। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और इन दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अगर अपना सिग्नेचर कर दे, अपना एसेंट दे दे, तो वो बिल जो है वो एक्ट में बदल जाता है, कानून बन जाता है, विधेयक कानून में बदल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु ऑल आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, ऑल नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि दोस्तों सारे एमपीज चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फॉर हाउ मैनी मंथ्स अ पर्सन कैन रिमेन अ यूनियन मिनिस्टर इफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर 6 मंथ। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति यूनियन मिनिस्टर है और अगर उसके पास 6 महीने तक किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबरशिप नहीं है तो फिर वो जो है उसको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू लोकसभा। दोस्तों याद रखिए, अगर मिनिस्टर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई एक मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करता है, अगर वो बिल पास नहीं हो पाए तो कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है उस बिल के फेल होने के लिए, और ये लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एमसी सेटलवर्थ। दोस्तों याद रखिए, अगर हम प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो है आर वेंकट रमानी, ये प्रेजेंट के हैं और ये फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज लीगल एडवाइजर इज द एडवोकेट जनरल? भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों याद रखिए, जब एडवोकेट जनरल की बात की जाए तो एक्चुअली में एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 क्लॉज 4 द अटॉर्नी जनरल विल होल्ड द पोस्ट टिल हुज प्लेजर? अनुच्छेद 76 के क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। दोस्तों याद रखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और उसको उसके पोस्ट से रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन वो अपने डिसीजन पे नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको जो एडवाइस देगा उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 ईयर। दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल बी द फर्स्ट टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल? राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट अगर अपने पोस्ट पर ना हो, वो छुट्टी पर हो, तो उसकी जगह कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो सीजेआई, और सीजेआई ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट ले रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इसमें 2022-2023 से संबंधित करंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट की पेड